हे गाइस, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट सेट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। अगेंस्ट एक्सेस इसका टाइटल है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं एसएससी सीजीएल के थ्रू, और इन सेशंस के जरिए आपको बताता हूं आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर के। देखिए, ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के ऊपर है जिसमें महाराष्ट्रियन लोगों के लिए कोटा को अब हटा दिया गया है, जो महाराष्ट्र की सरकार ने उनको दिया था। आर्टिकल को पढ़ने का एक ही रूल है, आप हर लाइन की ग्रामर और वोकैबुलरी को अलग से मार्क करेंगे, अलग से मेरे साथ समझेंगे। सारी ग्रामर और वोकैबुलरी आपको इस क्विज़ पे करनी है अप्लाई। हैंडमेड क्विज़ है। जब आप सब कुछ सीख लोगे, वीडियो के लास्ट में जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, 5 में से आपके 5 नंबर आने चाहिए इस क्लोज टेस्ट के अंदर। शुरू करें, एक स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अगेंस्ट एक्सेस। अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ। एक्सेस एक सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है जाति, ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। तो कह रहे ज़रूरत से ज़्यादा के खिलाफ। अब देखो कौन किसके खिलाफ है, बात हो रही है मराठा में कोटा की। तो मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देना चाह रही है वो एक्सेस है 50% की रिजर्वेशन की, आरक्षण की लिमिट से ज़्यादा है। इसके खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट और इसको कैंसिल कर बैठी है। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी। हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं, अपने उसको सोल्यूशन करेंगे, है ना। कह रहा है इन मराठा केस SC होल्ड्स फास्ट टू कोटा सीलिंग एंड रिक्वायर्स स्पेशल रीजंस टू एक्सीड इट। कह रहा है मराठा के केस में, मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिए जाने के केस में SC होल्ड फास्ट टू करती है। SC जो है पूरे तरीके से पकड़ के रखती है, और किसको, उस कोटा की सीलिंग को, आरक्षण की मैक्सिमम लिमिट को। और यही SC, यही सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर करती है, मांगती है खास रीजंस को, खास कारणों को एक्सीड करने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, भाई हम तो 50% की एक लिमिट हमने बनाई थी आज से 25 साल पहले, उसी को पकड़ के चलेंगे। आप हमें बताओ क्या स्पेशल रीजंस आपके पास हैं कि 50% से ज़्यादा कोटा महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को दिया जाए। समझ गए ना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है, सब्जेक्ट है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट, 2 वर्ब्स हैं इसकी। पहली होल्ड्स फास्ट टू, दूसरी एंड के बाद में रिक्वायर्स। सीलिंग होती है मैक्सिमम लिमिट। अब इस होल्ड फास्ट टू नाम की वर्ब को देखें। देखिए कि फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, किसी चीज़ पे अड़ जाना, बोल देना मैं तो यही करूँगा, इसी को ही फॉलो करूँगा। समझ गए ना। होल्ड फास्ट टू, इसी का एक सिनोनिम है होल्ड ऑन टू या क्लिंग टू। समझ गए ना। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, और तीनों के लास्ट में जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हैं ना, टू लगा के बताएंगे, ये प्रपोजिशन फिक्स है। अब देखो होल्ड से दो फ्रेजल वर्ब्स और बनती हैं, बड़ी कॉमन सी हैं, आप कन्फ्यूज ना करना। पहली है होल्ड ऑफ, दूसरी है होल्ड बैक। होल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, डिले करना। होल्ड बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी को दबाना, किसी को अपने नियंत्रण में लाना। ठीक है ना। तो होल्ड फास्ट टू से इन दोनों को अलग आपको रखना है। अब वक्त एक समरी का, अपने को पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट बना रखी है 50% की। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता किसी भी स्टेट में या किसी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अभी हुआ क्या, मराठा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, वहाँ की एक मराठा कम्युनिटी है जो लोकल मराठी हैं, उनको बैकवर्ड बता करके उनको आरक्षण दे दिया 2018 में। जैसे ही आरक्षण दिया ये लिमिट हो गई क्रॉस, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें बोली। पहली चीज़ कि 50% से ज़्यादा लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, तो ये आरक्षण को हम कैंसिल करते हैं। दूसरा ये बोला, मराठा लोगों को देख करके लगता नहीं है कि ये बैकवर्ड होंगे, इनका बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों में ऑलरेडी। तो कह रहा है आप हमें रीज़न दो, स्पेशल रीज़न क्यों ये बैकवर्ड है, जिससे हम सोचें इस 50% की लिमिट को क्रॉस करने का। समझ गए ना। अब ये तो इसकी कहानी, आर्टिकल का जो ऑथर है वो ये कह रहा है। इससे एक चीज़ हमें साफ हो गई है, ना केवल मराठियों को अब आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि इंडिया की कई दूसरी स्टेट्स जहाँ पे 50% की लिमिट क्रॉस हुई है, वहाँ भी अब आरक्षण पे जो है ना तलवार खिंच गई है। आने वाले टाइम में हम और ऐसे जो है ना सुप्रीम कोर्ट से फैसले देखेंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। बस यही इसका समरी है। एनालाइजिंग टोन है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, साथ में जस्टिफाइंग है ना। जस्टिफिकेशन दे रहा है क्यों आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर शुरू कहाँ से करें, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक ही काम करो,
आप जाओ चैनल के होम पेज पे और इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करो, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 40 वीडियोज़ हैं, 2 वीक में, 3 वीक में, 4 वीक में, पूरे मन से आपको इनको देखना है और इस तरह से देखना है कि एक बार देखा हो तो फिर देखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। आज ही शुरू करें, लाखों लोग देख चुके हैं, फ़ायदा उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी इंग्लिश इसमें आपकी आ जाएगी। इसी के नीचे आपको मिलेगी पेड कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट, एक एसएससी की, एक बैंक्स की। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी पेपर को सॉल्व करने की। इन वीडियोस को कोई भी चला के देख सकता है मेंबर बन के। मेंबर बनने का एक ही तरीका है, आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, इस वीडियो को चला लें, यहाँ आपको सब कुछ बताया गया है कैसे बनना है और क्या क्या आपको मिलेगा, है ना। 70-80 वीडियोज़ हो चुकी हैं, पिछली सारी वीडियोज़ को आप देख पाएंगे एज ए मेंबर। शुरू कर देते हैं। करा इन स्ट्राइकिंग डाउन द सेपरेट रिजर्वेशन given to Maharashtra's Maratha community, the Supreme Court has underscored the importance of adhering to the 50% limit on total reservation, as well as the need to justify any access by showing the existence of exceptional circumstances. पूरे आर्टिकल की कहानी बता रहा है फर्स्ट सेंटेंस में। कह रहे इन स्ट्राइकिंग डाउन, स्ट्राइक डाउन करने में। अब ये क्या होता है? स्ट्राइक मतलब मारना, डाउन मतलब नीचे, किसी को गिराने में। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, है ना, सेट असाइड करना, क्वैश करना, एन्यूल करना, कैंसिल करना, रिपील करना, रोल बैक करना, किसी भी कानून को ख़त्म कर देना। तो कह रहे ख़त्म कर देने में सेपरेट रिजर्वेशन को, वो रिजर्वेशन जो दिया गया था महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी को, कह रहे इस काम को करने में। अच्छा हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अंडरस्कोर कर दिया है, इस काम को करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट कर दिया है उस इम्पोर्टेंस को, उस महत्वपूर्णता को जो है सख्ती से फॉलो करने की, अडयर टू करने की, 50% की लिमिट को, और किस पे? टोटल रिजर्वेशन पे, कुल मिला के आरक्षण पे। साथ ही साथ उस नीड को भी इसने हाईलाइट किया, उस ज़रूरत को भी जो है जस्टिफाई करने की, सही ठहराने की, किसी भी जाति को, एक्सेस को, और कैसे दिखा करके मौजूदगी को, खास तरह के हालातों की, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की। तो स्ट्राइक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों को अंडरस्कोर किया। पहला तो 50% की लिमिट जो है सेक्रेट है, इसको हम ब्रीच नहीं करेंगे। दूसरा, अगर करना ही है तो कुछ ऐसा हमें बताओ, कुछ ऐसे हमारा जस्टिफाई करके बताओ कि कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं जिसकी वजह से इस लिमिट को ब्रीच किया जाए, है ना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। समझ गए सेंटेंस को? सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज़ अंडरस्कोर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हाईलाइट, एम्फसाइज, अंडरलाइन, ये तीनों ही वर्ड्स आप देखेंगे किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, अंडरस्कोर करने के लिए, है ना। चारों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है। स्ट्राइक डाउन के सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए हैं किसी चीज़ को कैंसिल करने के। इसका एंटोनिम है अपहोल्ड। देखो यही वर्ड्स आप पूरे आर्टिकल में आगे जो ना मेरे साथ देखोगे, यहीं पे सीख लो ताकि बार बार इनको जब देखो आपको पता लगे इनका क्या मीनिंग है ना। अडयर टू, अडयर टू का मतलब होता है सख्ती से फॉलो करना। 3 वर्ड्स है हमारे पास, अडयर, कंप्लाई और अबाइड, और तीनों में होती है कन्फ्यूजन क्योंकि तीनों के बाद प्रीपोजिशन अलग अलग फिक्स्ड है। मैंने सबकी उल्टी पुल्टी कर दी है, अब इनको सही करते हैं, आप अपने दिमाग में करो, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अडयर के बाद में हमेशा आता है टू, ये नीचे लगा ही हुआ है। कंप्लाई के बाद हमेशा आता है विद, अवॉइड के बाद हमेशा आता है बाय। तीनों का मतलब एक ही है, बस फॉर्म अलग अलग है ना। सख्ती से किसी चीज़ को फॉलो करना। बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्शन मतलब बहुत अलग तरह के हों, खास हों, है ना, एक्सेप्शनल। करा इन अ डिसीजन दैट विल बी क्वाइट अनपैलेटेबल टू मेन स्ट्रीम पार्टीज, द कोर्ट हैज़ नॉट ओनली फाउंड नो मेरिट इन मराठा क्लेम टू बैकवर्डनेस बट ऑल्सो सेट द कम्युनिटी इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। कह रहा है एक डिसीजन में, एक खास फैसले में। अच्छा कौन सा फैसला? दैट विल बी, जो कि होने वाला है, बहुत ही अनप्लेजेंट, अनप्लेटेबल, बहुत ही नागवारा। और किसके लिए? मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लिए, जो मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है ना, ऐसी पार्टी के लिए। कह रहा है ऐसा करते हुए इस डिसीजन के अंदर कोर्ट ने ना केवल पाया है, नॉट ओनली फाउंड, किसी भी मेरिट को, किसी भी इंपॉर्टेंस को मराठा के क्लेम में, और किसका? बैकवर्डनेस का। कोर्ट ने बोला ये तो बैकवर्ड है ही नहीं, क्या क्लेम कर रहे हो आप, ये बैकवर्ड है, तो किसी भी प्रकार से बैकवर्ड नहीं है। बल्कि साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी पाया है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी, बहुत एडिक्वेटली, बहुत सफिशेंटली रिप्रेजेंटेड है पब्लिक सर्विसेज में। कोर्ट तो यही बोल रही है कि मराठा लोग फॉरवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड नहीं हैं। सरकारी नौकरियों में इनका पूरा प्रतिनिधित्व है, इनको किसी प्रकार के आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। बहुत ही अच्छा सेंटेंस था ये। दैट की वर्ब है विल बी, कोर्ट की वर्ब है हैज़ फाउंड और सेट। हैज़ सेट दूसरी वर्ब है, हैज़ को दूसरी बार नहीं लगाया गया है, पहली बार लगा करके छोड़ दिया गया है। अब देखने वाले वर्ड्स और एक ग्रामर रूल है बहुत अच्छा। अनपैलेटेबल, देखिए पैलेटेबल हर वो चीज़ है जो टेस्टी हो, सेवरी हो, प्लेजेंट हो।
आपको खाने में, चखने में, देखने में अच्छी लगे, दैट इज़ पैलेटेबल टू यू। अगर अन लगा दिया तो अब आपको वो अच्छी नहीं लग रही है ना, नागवारा चीज़ को बोलते हैं अनपैलेटेबल। इसको आप डिस्टेस्टफुल, अनसेवरी या अनप्लेजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो ग्रामर रूल है वो मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ, लेकिन आज उसको मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बना करके दिखा रहा हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो का आप जानते हैं, नॉट ओनली के बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच आए, बट ऑल्सो के बाद में भी वो पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। नॉट ओनली और बट ऑल्सो पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं। अब इन 3 सेंटेंस से देखेंगे इस रूल को कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक है। तीनों सेंटेंस गलत हैं। द एग्जाम नोटिफिकेशन मैंशनड दैट वी नॉट ओनली नीड टू स्कोर 70% इन द एग्जाम बट ऑल्सो टू पास द सेक्शनल कट ऑफ। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन ये मेंशन करता था, उसमें ये लिखा हुआ था ना केवल हमें 70% स्कोर चाहिए पूरे एग्ज़ाम में, साथ ही साथ हमें पास भी करना है सेक्शनल कट ऑफ्स को भी। हिंदी तो आपने निकाल ली है ना, अब इसको इंग्लिश में सही करना है सेंटेंस को। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ के देख लो नॉट ओनली की पोजीशन गलत है या सही है। देखो वी हमारा सब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन के बाद वी हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है हमारी नीड। टू स्कोर ये पहला इन्फिनेटिव है और टू पास ये दूसरा इन्फिनेटिव है। देखो दूसरे इन्फिनेटिव से पहले आ रहा है बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली जो है ना इसको पहले इन्फिनेटिव से पहले आना है। समझे मेरी बात को? जो चीज़ बट ऑल्सो के बाद में रखी होती है वही चीज़ नॉट ओनली के बाद में भी आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं नॉट ओनली को उठाऊंगा, यहाँ से उठा करके इसको शफल करके रखूँगा इस टू स्कोर नाम के इन्फिनेटिव से पहले, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा सेंटेंस, द एग्जाम नोटिफिकेशन मैंशनड दैट वी नीड। अब हमें 2 नीड है, पहली नीड है ना केवल स्कोर करने की 70% एग्जाम के अंदर, बट ऑल्सो दूसरी नीड है पास करने की सेक्शनल कट ऑफ को। अब आप यहाँ पे 2 स्कोर लिखा हुआ है तो दूसरे वाले 2 को निकाल दें, ये अंडरस्टूड है, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए होंगे आई थिंक। इस तरह से ही सेंटेंस बनते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले। अब दूसरे सेंटेंस को आप सब लोग खुद ट्राई करें, है ना, वीडियो को आराम से पॉज करके, फिर मैं करवाता हूँ आपको। चलिए, कह रहा था एग्जाम नोटिफिकेशन मेंशनड दैट वी नीड नॉट ओनली टू स्कोर 70% इन द होल एग्जाम बट ऑल्सो इन ईच सेक्शन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम का नोटिफिकेशन मेंशन करता था कि हमें ज़रूरत है ना केवल स्कोर करने की 70% को ओवरऑल एग्जाम में, बल्कि साथ ही साथ हर सेक्शन में इस एग्ज़ाम के। समझ गए ना, मीनिंग हमने हिंदी में निकाल लिया। अब इंग्लिश में आ जाओ, दैट आपकी कंजंक्शन है, वी आपका सब्जेक्ट है, नीड आपकी वर्ब है, टू स्कोर पहला इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब देखो बट ऑल्सो के बाद में आ रहा है एक नाउन फ्रेज, इन ईच सेक्शन ऑफ द एग्जाम, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट ओनली के बाद में आ रहा है एक इन्फिनेटिव। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, इस इन्फिनेटिव वाले पूरे फ्रेज को उठा लेना है। टू स्कोर 70%, स्कोर क्या करना है 70% को, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इसके साथ चिपका रहेगा, इस पूरे को उठाना पड़ेगा, ठीक है। नॉट ओनली को इस पूरे के बाद में रख दो, उठा करके यहाँ से रख दो यहाँ पे। चलो, तो वी नीड टू स्कोर 70% नॉट ओनली इन द एग्जाम, ओवरऑल एग्जाम, बट ऑल्सो इन ईच सेक्शन ऑफ द एग्जाम। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। इन एक बार आया हुआ है, दूसरी बार आप छोड़ सकते हो, इसको आप ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखो, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। द एग्जाम नोटिफिकेशन मेंशनड दैट वी नीड टू स्कोर 70% नॉट ओनली इन द एग्जाम, ओवरऑल एग्जाम, बट ऑल्सो आवर राइटिंग स्किल्स शुड बी अबव एवरेज। इस सेंटेंस में और इन दोनों में एक फ़र्क है। देखो यहाँ पे दैट के बाद एक ही सब्जेक्ट था वी, यहाँ पे दैट के बाद एक ही सब्जेक्ट था वी, लेकिन दैट के बाद यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है वी नीड टू स्कोर, वी आपका सब्जेक्ट, नीड आपकी वर्ब, और दूसरा है आवर राइटिंग स्किल्स शुड बी अबव एवरेज। तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया राइटिंग स्किल्स। समझ रहे मेरी बात को? अगर नॉट ओनली वाले सेंटेंस में क्लोज में 2 सब्जेक्ट आ जाएं तो उस केस में नॉट ओनली को आप रखते हैं शुरू में। समझ गए मेरी बात को? नॉट ओनली को रखोगे पहले सब्जेक्ट के पहले, मतलब वी से पहले, और बट ऑल्सो को रखोगे दूसरे सब्जेक्ट से पहले, ठीक है ना। इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो नॉट ओनली को सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा। अब देखो नॉट ओनली से पूरा क्लोज शुरू हो रहा है, दैट के बाद नया क्लोज आया ना, नॉट ओनली से पूरा क्लोज शुरू हो रहा है, सेंटेंस नहीं क्लोज। अगर क्लोज पूरा शुरू हो रहा है नॉट ओनली से, सेंटेंस में कर दो इन्वर्जन। नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे वी के हिसाब से डू, तो नॉट ओनली डू वी नीड टू स्कोर 70% इन द एग्जाम। समझ गए ना, इसको कहते हैं इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाना। तो इस केस में आपको इतना कुछ करना पड़ेगा तभी ये सेंटेंस सही हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आज थोड़े अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चंस लाया हूँ क्योंकि बहुत इजी है पूरा आर्टिकल, है ना। कह रहा है इट इज़ नो सरप्राइज दैट द मराठा कोटा गिवन बाय महाराष्ट्र थ्रू ए 2018 लॉ डिड नॉट सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटनी बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच।
कह रहा है ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, इस चीज़ में हमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं है। दैट वो ये कि मराठा का जो कोटा है जिसको दिया गया था मराठा के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा 2018 के एक लॉ के जरिए, थ्रू अ 2018 लॉ, कह रहे ये जो कोटा है ना सर्वाइव नहीं किया, ये बच नहीं पाया जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, एक संवैधानिक पीठ की। तो जब जज बैठे ना बेंच बना करके, उनकी स्क्रूटनी के अंदर ये कोटा टिक नहीं पाया, उन्होंने इसको कर दिया कैंसिल। जुडिशियल स्क्रूटनी क्या होती है? जजों के द्वारा किसी चीज़ में जांच पड़ताल करना। स्क्रूटनी का मतलब ही होता है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन या प्रॉब। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब मार्क करें, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, 2 सब्जेक्ट्स हैं 2 वर्ब्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था 16% कोटा इन एडमिशंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स इन पब्लिक सर्विसेज later brought down to 12% in admissions and 13% in jobs through a 2019 amendment took the total reservation in the state beyond 50%, ceiling imposed by earlier verdicts। ऐसा सेंटेंस पढ़ने का एक ही तरीका होता है, हाइफन जब 2 बार आ जाए उसके बीच का कर दो अलग, ताकि आपको पता लगे बाकी सेंटेंस क्या है ना। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लास्ट में पढ़ें, ठीक है। अब इसके बिना मैं पढ़ने वाला हूँ। कह रहा है जो 16% का कोटा है एडमिशंस में, और कहाँ पे? एक तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एक तो वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में, दूसरा सरकारी नौकरियों में, पब्लिक सर्विसेज के अंदर। कह रहा है ये जो कोटा है ना, अब बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ, कह रहा है ये कोटा टुक कर गया, ले गया सारे के सारे रिजर्वेशन को, आरक्षण को इस स्टेट में पार, बियॉन्ड, और किसके? 50% की उस सीलिंग के, मैक्सिमम लिमिट के, जो इम्पोज की गई थी पहले के वर्डिट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के द्वारा। वर्डिट का मतलब होता है फैसला, समझ गए ना। तो ये काम हुआ, 16% इन्होंने दे दिया, और देते ही 50% का जो है लिमिट हो गया क्रॉस महाराष्ट्र में। अब बीच वाला घुसा दो इसके। कह रहा लेटर ब्रॉट डाउन टू 12% इन एडमिशंस, पहले जो है 16% था, बाद में एजुकेशन के अंदर इसको 12% कर दिया गया, ब्रॉट डाउन किया है ना। ब्रिंग डाउन करना मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना, और 13% किया गया जॉब्स में 2019 के एक संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। तो ऐसे ये सेंटेंस बना है ना, इस कोटा के बारे में बीच में बताया गया है। अब इसमें मेरे ख्याल कुछ देखने वाला है नहीं। कोटा की वर्ब है टुक, पास इंडेफिनिट टेंस में, सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, इम्पोज्ड एक पार्टिसिपल है, भाई वो वाली सीलिंग जिसको इम्पोज किया गया था, लगाया गया था ना, एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। वर्डिट होता है फैसला, इसके 2 अच्छे सिनोनिम है, डिक्री और एडजुडिकेशन, ठीक है। बार बार बताता हूँ, जब आएंगे याद रखना। चलो, कहता 5 जज बेंच हैज़ हेल्ड दैट द स्टाइल हैज़ नॉट शोन एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज टू जस्टिफाई एक्सीडिंग द लिमिट, है ना। तो 5 जज की बेंच ने ऐसा हेल्ड किया है। देखिए हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े रखना, किसी चीज़ पे जोर दे करके किसी बात को कहना। तो ये जज जो है ना एक ही बात पे अड़ गए, 5 जज की जो बेंच है एक ही बात को कह गई, दैट वो ये कि स्टेट ने नहीं शो किया है, नहीं दिखाया है किसी भी खास सर्कमस्टेंस को, खास हालात को जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए, इस लिमिट को एक्सीड करने के लिए। कोर्ट तो यही बोल रही है चलो कर देते हैं 50% को एक्सीड, तुम हमें ये बताओ मराठा क्यों दिए जाने चाहिए इतना सारा आरक्षण, आप कोई खास कारण बता दो, हम लिमिट को एक्सीड कर देंगे, है ना। समझ गए। बेंच की वर्ब है हैज़ हेल्ड, स्टेट की वर्ब है हैज़ नॉट शोन। बेंच एक 1 वर्ड भी है जजेस के ग्रुप के लिए, है ना। 5 जज का ग्रुप मतलब 5 जज बेंच, 1 वर्ड। जस्टिफाई करना मतलब सही ठहराना, रैशनलाइज करना, लेजिटिमाइज करना। करेक्ट, द बॉम्बे हाई कोर्ट हैड अपहेल्ड द वैलिडिटी of Maratha reservation in principle, but ruled that the law could not have fixed a percentage above what was recommended by the state backward class commission headed by MG Gaikwad। देखो ये पूरा काम तो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बीच में बॉम्बे हाई कोर्ट भी घुस गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, बनाए रखा था, मेंटेन रखा था वैलिडिटी को, संवैधानिकता को, मराठा रिजर्वेशन की इन प्रिंसिपल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाने से पहले बोला था कि मराठा लोगों को जो आरक्षण दिया जाना है ना उसको हम अपहेल्ड करते हैं, बनाए रखते हैं। लेकिन इन्होंने ये रूल भी किया, इन्होंने फैसला भी दिया कि जो लॉ है ना जो इन्होंने मराठा लोगों ने बनाया है ये फिक्स नहीं कर सकता था, कुड नॉट हैव फिक्स्ड। और किसको? उस प्रतिशतता को, परसेंटेज को, और किसके ऊपर? जो रेकमेंड की गई है इस कमीशन के द्वारा, स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी जो है चेयरमैनशिप में है MG गायकवाड। तो इस बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही बोला था मराठा लोगों को प्रिजर्वेशन आप दे सकते हो, हमें तो ये बैकवर्ड लगते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, 50% से ऊपर मत चले जाना, जो कि ये बैकवर्ड क्लास कमीशन कह चुकी है MG गायकवाड की चेयरमैनशिप के अंदर। समझ गए। इन प्रिंसिपल का मतलब है रूल्स के हिसाब से, अपहेल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करना। ये स्ट्राइक डाउन का,
ये सारे के सारे जो ऊपर आपने देखे थे ना वर्ड्स, किसी को कैंसिल करने के, रिवोक, एन्यूल, रिपील, उनका उल्टा होता है अपहेल्ड, किसी चीज़ को बनाए रखना। आगे बढ़ेंगे ग्रामर कॉन्सेप्ट करके। ग्रामर कॉन्सेप्ट अगेन बहुत बार हो चुका है, लेकिन आज इसको मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना के लगाया है, कहीं आप इसको बड़े सेंटेंस में मिस ना करें, है ना, ऐसा चेक करने के लिए। देखो दैट और वट का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चूज़ करना पड़े जिसका कोई एंटीसीडेंट ही ना हो, जिसका कोई एंटीसीडेंट ना हो, ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चूज़ करना पड़े, उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ वट को चूज़ करेंगे। अगर एंटीसीडेंट दिया हो तब आप दैट, हु, विच जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब हम कोशिश करेंगे इन सेंटेंसेज में क्या एंटीसीडेंट हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, है ना। दिस इज़ द ट्रूथ दैट या वट एवरीवन वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट। यही वो सच है जो हर आदमी ट्राई कर रहा था फाइंड आउट करने का, जो है ढूंढने का, है ना, पता लगाने का। अब मुझे बताओ हर आदमी क्या लगाने का पता कोशिश कर रहा था, सच को। यही वो सच है। आप इस पूरे क्लोज को जो देख रहे हो ना, ये आया है इस ट्रूथ नाम के वर्ड के लिए। ये ट्रूथ नाम का नाउन को पूरा जो रिलेटिव क्लोज है मॉडिफाई कर रहा है। वो वाला सच है ये जिसको हर आदमी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा केस है, ट्रूथ नाम का ये जो एंटीसीडेंट है इस क्लोज का, इस रिलेटिव क्लोज का एंटीसीडेंट है, तो इस केस में वट का कोई काम नहीं है। तो मैं बोलूँगा दिस इज़ द ट्रूथ दैट एवरीवन वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट। समझ गए ना। एंटीसीडेंट दिखा नहीं, आप वट को बिल्कुल सिरे से नकार देंगे एंटीसीडेंट के दिखते ही, है ना। अब इस सेंटेंस को देखो, दिस इज दैट या वट एवरीवन वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट। यही वो चीज़ है जिसको हर आदमी ढूंढ रहा था। ये सच है, झूठ है, कार की चाबी है, क्या है हमें तो पता ही नहीं। मैंने बस ये बोल दिया यही वो चीज़ है जिसको हर आदमी ढूंढ रहा था। हर आदमी क्या ढूंढ रहा था आपको तो पता ही नहीं है। एंटीसीडेंट यहाँ दिया ही नहीं हुआ। अगर ऐसा केस मिले एंटीसीडेंट ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ चूज़ करेंगे वट को। ठीक है, लॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको कैसे चूज़ करना है, कब दैट लगाना है, कब वट लगाना है। और सेंटेंस देखो, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर द मार्क्स दैट या वट वर फिक्स्ड एज द कट ऑफ। कुछ बच्चों ने स्कोर किया उन नंबरों को जिनको फिक्स किया गया था कट ऑफ के हिसाब से। भाई क्या फिक्स किया गया था, मार्क्स को फिक्स किया गया था। कैसे फिक्स किया गया था, कट ऑफ के हिसाब से। इस फिक्स वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर ऐसा है तो मार्क्स के लिए पूरा का पूरा एक क्लोज बने। मार्क्स आपका एंटीसीडेंट है, वट का कोई काम नहीं है। एंटीसीडेंट दिख गया, वट को निकाल दो। लेकिन यहाँ देखो, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव दैट या वट वाज फिक्स्ड एज द कट ऑफ। कुछ बच्चों ने उससे ज़्यादा स्कोर कर दिया जो कि फिक्स किया गया था कट ऑफ के तौर पे। अब वो क्या था, देखो वैसे तो जाहिर सी बात है वो मार्क्स ही थे, लेकिन स्कोर किसके अबव किया। अबव वर्ब का, अबव प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है, दिख नहीं रहा। ये पूरा क्लोज अपने एंटीसीडेंट को नहीं देख पा रहा। ऐसा है तो यहाँ पे वट को चूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़े, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लेके इसको हमने समझा है। कह रहा द कोर्ट हैज़ नाउ सेट असाइड दिस रूलिंग रिजेक्टिंग द HC's रीजनिंग दैट द डिनायल ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेटस टू मराठास हैड पुश्ड देम डीपर इनटू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। इतना ही पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है। कह रहा कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है इस रूलिंग को। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को कोर्ट ने रख दिया साइड में कैंसिल करके। और कैसे कैंसिल किया है, साइमल्टेनियसली रिजेक्ट करते हुए हाई कोर्ट की इस रीजनिंग को, इस लॉजिक को। अच्छा कौन सा लॉजिक, दैट वो ये कि जो डिनाइल है, जो मना करने का काम है बैकवर्ड क्लास स्टेटस को, मराठा लोगों को, इस डिनाइल ने पुश कर दिया है, धक्का दिया है इनको और ज़्यादा धीमा, और ज़्यादा डीपर, और ज़्यादा गहरा सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस में, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़ेपन में। कह रहा है ये जो रीजनिंग है ना, कोर्ट ने बिल्कुल कैंसिल कर दी है हाई कोर्ट की, और बोला है हम तो इस रूलिंग को हाई कोर्ट की करते हैं खारिज, करते हैं सेट असाइड। अब आगे बढ़ो, अब आगे क्या कह रहा है एंड दैट दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल सर्कमस्टांस इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम टू सेपरेट रिजर्वेशन। कह रहा है और यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है, यही चीज़ क्रिएट करती है, बनाती है एक खास हालात को, सर्कमस्टेंस को, सपोर्ट में उनके इस दावे के जो है अलग से रिजर्वेशन का। तो कोर्ट ने बोला ये बात ही गलत है, बैकवर्ड तो है ही नहीं मराठा लोग, आप इसी को स्पेशल सर्कमस्टेंस मान रहे थे, लेकिन इस बात को हम गलत मानते हैं, अब हम सेपरेट रिजर्वेशन नहीं देंगे। समझ गए। चलो, कोर्ट की वर्ब है हैज़ सेट असाइड। नाउ एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आती है। एडवर्ब चैप्टर में आपने मेरे साथ सीखा है। रिजेक्टिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ हो रहे हैं। कोर्ट यहाँ पे खारिज कर रहा है और साथ में इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर रहा है। पहले काम को बना दिया मेन वर्ब, दूसरे काम को बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डिनायल होता है किसी चीज़ को मना कर देना, रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक। कह रहे द सेकेंड लिम्ब ऑफ द जजमेंट हाउएवर मे कॉज पॉलिटिकल कंसर्न। कह रहे जो दूसरा भाग है, जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा अंग है, लिम्ब मतलब अंग, कह रहे दूसरा हिस्सा इस जजमेंट का ना हालांकि कॉज करेगा और किस चीज़ को,
पॉलिटिकल कंसर्न को, सियासी चिंताओं को। तो अब जो दूसरे पार्ट में बहुत सारी टेंशन दे दी है इस कोर्ट ने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को। लिम्ब का मतलब आप समझते हैं, हमारे हाथ पांव, हमारे अंग हैं। इस जजमेंट के भी कुछ अंग होंगे, सेकंड अंग की बात कर रहा है, दूसरे हिस्से की बात कर रहा है ना। करे द कोर्ट्स कैटेगोरिकल रिफ्यूजल टू रिकंसिडर द 50% लिमिट सेट डाउन बाय अ वर्डिक्ट इन इंदिरा साहनी 1992 मे थ्रेटन द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन इन द स्टेट। करे कोर्ट की जो रिफ्यूजल है, मनाही है। और कैसे रिफ्यूजल? कैटेगोरिकल। देखो कैटेगरी समझते हो ना, कैटेगरी क्या होती है? एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी। तो कैटेगोरिकल का मतलब होता है जो चीज़ कैटेगरी में बंटी हो, हाँ या ना, क्लियर या अनक्लियर, अनइक्विवोकल को साफ साफ को हम बोलते हैं कैटेगोरिकल। तो करेक्ट कोर्ट की साफ साफ रिफ्यूजल है, जो मनाही है रिकंसीडर करने की, फिर से सोचने की 50% की उस लिमिट को जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, सेट डाउन किया गया था एक वर्डिक्ट, एक फैसले के द्वारा, इस केस में इंदिरा साहनी के 1992 के। कह रहा है ये जो रिफ्यूजल है ना, थ्रेटन कर सकता है, चुनौती दे सकता है उस जारी रखने के काम को, कंटिन्यू करने के काम को, अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन को दूसरी स्टेट्स में, दूसरे कई राज्यों में। तो मराठा के चक्कर में, महाराष्ट्र के चक्कर में, इस लिमिट के क्रॉस हो जाने के चक्कर में ही कई दूसरी स्टेट्स में भी अलग अलग तरह के आरक्षण अब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कोर्ट का ये फैसला जो है ना, थ्रेटन करता है, चुनौती देता है। समझ गए ना। अब कई दूसरी स्टेट्स के सीएम को भी टेंशन होने वाली है। वर्ड देख लेना, कंटिन्यूएंस मतलब किसी चीज़ का जारी रहना, कंटिन्यूएशन को बोलते हैं, जारी रहने को कंटिन्यूएंस। सेट डाउन का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, रीच करना किसी एक चीज़ पे। कैटेगोरिकल होता है हाँ या ना, एकदम साफ साफ चीज़ को बोलते हैं कैटेगोरिकल। करे द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज क्रिएटेड हैज़ प्रूव्ड राइट फियर्स दैट द नेशनल बॉडीज रोल एंड पावर में इम्पैक्ट द राइट्स ऑफ द स्टेट्स। करे कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ की व्याख्या। तो कह रहे कोर्ट ने जो व्याख्या कर दी है ना संविधान के 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, कह रहे जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, बाय विच, जिसके द्वारा एक नेशनल कमीशन जो है बैकवर्ड क्लासेस को क्रिएट किया गया था, इस तरह की कमीशन को बनाया गया था। कह रहे ये जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है ना, ये प्रूव हो चुका है। और क्या प्रूव कर चुका है? सही फियर्स को, सही डरों को। अच्छा कौन से डर? कि ये जो नेशनल बॉडी है, इसके जो रोल और पावर है ना, ये असर डाल सकते हैं स्टेट्स के, राज्यों के जो है राइट्स पे, उनके हकों पे। तो एक कमीशन बना था 102वें अमेंडमेंट के हिसाब से, पर अब जो है इस कमीशन को बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी, जैसी व्याख्या कोर्ट ने इस अमेंडमेंट की कर दी है। इसको पावर मिलने का मतलब है अब ये कमीशन बताएगी कौन सी स्टेट में कौन पिछड़ी जाती है, राज्य की पावर्स हो जाएंगी कम। समझ गए ना। रोल और पावर जो हैं कमीशन के अब सबको इम्पैक्ट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब देख लेना, इंटरप्रिटेशन की वर्ब है हैज़ प्रूव्ड, क्लासेस की वर्ब है वॉज क्रिएटेड, बैकवर्ड क्लासेस की है ना, नेशनल कमीशन की, और पावर की वर्ब है मे इम्पैक्ट। करे द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट henceforth there will only be a single list of socially and educationally backward classes with respect to each state and UT notified by the President of India। इतना ही पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है। कह रहे कोर्ट ने रूल कर दिया है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है दैट वो ये कि अब आगे से हैंड्स फॉरवर्ड, अब आगे से महज एक ही सिंगल लिस्ट होगी सभी पिछड़ी जातियों की, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की। और किसके हिसाब से? हर स्टेट के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टेट, और यूटी के हिसाब से। और ये जो है ना, ये जो लिस्ट है, ये नोटिफाइड बाय होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे क्या बोला कोर्ट ने? एंड द स्टेट्स कैन ओनली मेक recommendations for inclusion and exclusion with any subsequent change to be made only by parliament। और कह रहा है स्टेट सिर्फ मेक कर सकती है रिकमेंडेशन को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए, किसको अंदर घुसाना है और किसको लिस्ट से बाहर निकालना है ना, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है। और कह रहा है कोई भी दूसरा जो सब्सिक्वेंट चेंज आएगा, आगे जो कोई भी बदलाव आएगा, वो मेक किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। तो कोर्ट ने बोला भाई अब एक सिंगल लिस्ट बनेगी और हमने एक बॉडी बना रखी है, इस बॉडी का काम होगा लिस्ट बनाना। प्रेसिडेंट उस लिस्ट को अप्रूव करेगा और स्टेट्स को बीच में नाक नहीं घुसानी है कि ये हमारे मराठा हैं, ये थोड़े से बैकवर्ड हैं, ये हमारे गुज्जर हैं, ये हमारे जाट भाई हैं, है ना। स्टेट्स अब सिर्फ रेकमेंड करेंगी, सिर्फ सिफारिश करेंगी और सिफारिश को अंजाम दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। अब स्टेट किसी को अपनी इच्छा से अंदर नहीं घुसा सकती, ऐसा कोर्ट ने फैसला दे दिया है अपनी इस रूलिंग में। समझ गए। हैंड्स फोर्थ का मतलब होता है अब आगे से, इसको हेयर आफ्टर भी बोलते हैं या फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड भी बोलते हैं ना, आज के बाद से को बोलते हैं हैंड्स फॉरवर्ड। इसको एक एडवर्ब माने आप, एडवर्ब होती है इंक्लूजन मतलब किसी को इंक्लूड करना, एक्सक्लूजन मतलब किसी को बाहर निकालना, है ना। इस सेंटेंस में एक बहुत अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, एक ही मिनट का है, लॉजिक से समझना।
ये टू बी मेड होता है एक पैसिव इन्फिनेटिव, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। एक होता है एक्टिव इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे यहाँ पे टू मेक लिखा होता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा बहुत बार कब आपको एक्टिव लगाना है, कब आपको पैसिव लगाना है। सीधा सा तरीका है इसका, जिसके लिए इन्फिनेटिव आया है अगर वो एक्शन का डूअर है तो एक्टिव लगाओ, जिसके लिए इन्फिनेटिव आया है अगर वो एक्शन का रिसीवर है तो पैसिव लगाओ। द रूल्स नीड टू फॉलो या टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, रूल्स जो हैं सबके द्वारा फॉलो किए जाएंगे। देखो रूल्स के लिए आया है टू फॉलो या टू बी फॉलोड, नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू फॉलो या टू बी फॉलोड। अब ये बताओ क्या रूल लोगों को फॉलो करेगा या रूल को फॉलो किया जाएगा? भाई रूल को फॉलो किया जाएगा। एक्शन का डूअर कौन है? लोग, फॉलो करने वाले। एक्शन का रिसीवर कौन है? रूल्स, जिनको फॉलो किया जाएगा। अगर आपका जो इस इन्फिनेटिव का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर हो, आप यूज़ करेंगे पैसिव को, तो मैं बोलूँगा द रूल्स नीड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। समझ गए ना? जिसके लिए इन्फिनेटिव आया है अगर वो डूअर हो तब लगेगा एक्टिव, जिसके लिए इन्फिनेटिव आया है अगर वो एक्शन का रिसीवर हो तब लगेगा पैसिव। यहाँ पे आया रूल्स के लिए तो मैं पैसिव को लगा रहा हूँ क्योंकि रूल्स को फॉलो किया जाएगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 यूथ्स एंड सीज्ड वायल्स ऑफ रामदेशिवर टू सेल या टू बी सोल्ड इन ब्लैक मार्केट। पुलिस ने अरेस्ट किया है 3 लड़कों को और सीज कर लिया उनसे शीशियों को रामदेशिवर की। और कौन सी रामदेशिवर? जो कि बेची जानी है ब्लैक मार्केट में। अब देखो रामदेशिवर के लिए आया है यहाँ पे टू बी सोल्ड या टू सेल। क्या रामदेशिवर किसी को बेचेगी? नहीं, रामदेशिवर को बेचा जाएगा। अगर इसको बेचा जाएगा तो एक्शन का रिसीवर है, अगर ये रिसीवर है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे पैसिव इन्फिनेटिव को। तो रामदेशिवर टू बी सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट। नोबडी इज अलाउड टू टेक या टू बी टेकन पिक्चर्स इन द म्यूजियम। कोई भी अलाउड नहीं है म्यूजियम में पिक्चर्स लेने को। देखो पिक्चर्स को यहाँ पे टेक कौन करेगा? नोबडी। ये इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है नोबडी। अब ये बताओ नोबडी को पिक्चर लिया जाएगा या नोबडी पिक्चर को लेगा? भाई नोबडी पिक्चर को लेगा, मना कर दिया उसको लेने से। नोबडी जो इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है वही एक्शन का डूअर है। अगर वही एक्शन का डूअर है तो इन्फिनेटिव को हमने एक्टिव में यूज़ करना है। नोबडी इज अलाउड टू टेक पिक्चर्स इन द म्यूजियम, ना कि टू बी टेकन। पूरे फॉर्मूला से बता रहा हूँ, लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला से इंग्लिश आसान हो जाती है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा सेवरल एमपीज हैड आर्ग्यूड दैट द अमेंडमेंट वुड डिन्यूट द स्टेट्स ऑफ देयर पावर बट द सेंटर हैड अश्योर्ड देम दैट इट वाज नॉट सो। कह रहा बहुत सारे एमपीओ ने आर्ग्यू किया था, जब ये बॉडी बनाई गई थी तब बहुत सारे एमपीज़ ने ऐसा बोला था कि ये जो अमेंडमेंट है 102वां, ये डिन्यूट कर लेगा, ये हटा देगा स्टेट से उनकी पावर्स को, उनकी ताकतों को। लेकिन सेंटर ने अश्योर उनको ये किया था कि ऐसा नहीं है, दैट इट वाज नॉट सो। तो कई सारे एमपीओ ने यही बोला था कि स्टेट्स की पावर जाएगी, पर सेंटर यही बोला आपकी गलत फहमी है, इस अमेंडमेंट से स्टेट्स की पावर स्टेट्स के पास रहेगी। समझ गए ना? ऐसा पास्ट में हुआ था। अब इसमें देखने वाली चीज़ है, एमपीज़ की वर्ब है हैड आर्ग्यूड, अमेंडमेंट की वर्ब है वुड डिन्यूट, सेंटर की वर्ब है हैड अश्योर्ड, इट की वर्ब है वॉज, है ना। डिन्यूड नाम के वर्ड को देखें, इसका एक सिनोनिम है स्ट्रिप। डिन्यूड समवन ऑफ समथिंग, स्ट्रिप समवन ऑफ समथिंग, दोनों ऐसे ही चलते हैं। इसका मतलब होता है किसी से कोई पावर, कोई ताकत या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको अच्छी लगती हो उससे ले लेना। द न्यू लॉ विल स्ट्रिप या डिन्यूड द इनकम टैक्स ऑफिसर्स ऑफ देयर अथॉरिटी टू पेनलाइज अ टैक्स डिफॉल्टर। कह रहा नया लॉ जो है वो स्ट्रिप कर देगा, डिन्यूड कर देगा, ले लेगा इनकम टैक्स ऑफिसर से। अच्छा ऑफ लगा के बता रहे हैं क्या चीज़? उनकी उस अथॉरिटी को, उस ताकत को जो है पेनल्टी लगाने की, पेनलाइज करने की टैक्स चोरों को, टैक्स डिफॉल्टर्स को। समझ गए ना? तो नया लॉ जो है ना इनकम टैक्स ऑफिसर्स को डिन्यूड या स्ट्रिप ऑफ कर देगा उनकी इस अथॉरिटी से। ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखें, डिन्यूड और स्ट्रिप की, किसी से कोई पावर लेने की। ऑफ लगा के बताएंगे क्या चीज़ उनसे ली जा रही है ना। चलो कह रहा द कोर्ट हैज़ नाउ रूल्ड दैट पार्लियामेंट्स इंटेंट वॉज टू क्रिएट अ स्कीम टू आइडेंटिफाई SEBCS इन द सेम मैनर एज SCs एंड ST। कह रहा कोर्ट ने अब रूल कर दिया है कि पार्लियामेंट का जो इंटेंट था क्रिएट करने का एक स्कीम को, ताकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें उसी तरीके से जैसे SC और ST को किया जाता है। तो जैसे SC ST की कमीशन है वैसे SEBC की भी कमीशन बने। कोई CM के दिमाग में रातों रात आ जाए कि इसको हमें SEBC में डालना है तो ऐसा ना हो पाए, है ना। कमीशन बताएगी किसको डालना है और किसको नहीं डालना, यही इंटेंट था पार्लियामेंट का। कह रहा द प्रेसिडेंट अलोन टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर अथॉरिटीज इज नाउ एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई SEBCs। कह रहा है अब इस फैसले के बाद खाली जो प्रेसिडेंट साहब हैं सबको छोड़ के, टू द एक्सक्लूजन, सबको बाहर निकाल करके, ऑल अदर सबको बाहर निकाल के सभी अथॉरिटीज़ को अभी वो एम्पावर हैं आइडेंटिफाई करने के लिए SEBC को। अब किसी स्टेट की जो है ना आज की डेट में ताकत नहीं है किसी को भी SEBC बनाने की। इस रूलिंग के बाद सिर्फ एम्पावर्ड है प्रेसिडेंट।
समझ गए ना। एम्पावर्ड का मतलब होता है जिसके पावर मिली हो, जिसके पास ताकत हो। कह रहा है अ क्लेमर फॉर येट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू अनडू द इफेक्ट ऑफ दिस वर्डिक्ट मे बी इन द ऑफिंग। एक क्लेमर, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड, एक कानों को बहरा करने वाली चीख पुकार। कह रहा है एक ऐसी जो चीज़ है ना, येट अनदर किस चीज़ के लिए, एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, एक और संवैधानिक संशोधन के लिए। और क्यों? अंडू करने के लिए, रिवर्स करने के लिए इफेक्ट को, असर को इस फैसले के। कह रहा है ऐसी जो चीख पुकार है ना, हो सकता है वो ऑफिंग में है, हो सकता है वो आने वाली है, अंडर डेवलपमेंट है, थोड़े दिनों में हम देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, लास्ट में सब स्टेट चिल्लाएंगी और पार्लियामेंट एक नया अमेंडमेंट करेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसको अंडू किया जा सके और स्टेट्स जो है अपने हिसाब से SCBC को आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। इन द ऑफिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो डेवलप हो रही हो, इम्पेंडिंग हो, अंडरवे हो, बस आपको थोड़े दिनों में दिखने वाली हो, है ना। क्लेमर आप समझ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग डिमांड को, चीख पुकार को कहते हैं क्लेमर। चलिए क्विज की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, फटाफट से अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं। क्विज भी बिल्कुल सिंपल है और आज मैं आपको करवा भी देता हूँ। अडेयरिंग बाय, कंप्लाइंग टू, अवॉइड बाय या अडेयरिंग टू द 50% लिमिट सेट डाउन बाय अर्लियर बेंचेस फॉर रिजर्वेशन। पार्टिसिपल फ्रेज है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसा काम करते हुए, फॉलो करते हुए सख्ती से, अब इन चारों में से जो भी आप लगाओगे सही वाला। कह रहा है फॉलो करते हुए सख्ती से 50% की लिमिट को जो इस्टेब्लिश हुई है पहले की बेंचेस के द्वारा रिजर्वेशन में। अब देखो फॉलो करने के लिए हमारे पास फ्रेज है अडेयर टू, अवॉइड बाय और कंप्लाई विद। तो कंप्लाई के बाद में विद आता है तो टू तो आएगा नहीं, अडेयर के बाद में टू आता है तो बाय तो आएगा नहीं, अवॉइड के बाद में बाय आता है, लेकिन यहाँ पे अवॉइड बाय लिखा हुआ है, अवॉइडिंग बाय नहीं लिखा हुआ है। ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है ना। ऐसा करते हुए SC ऐसा कर रहा है, पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो अवॉइड बाय तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है पार्टिसिपल की, अवॉइडिंग बाय। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में आप चूज़ करेंगे अडेयरिंग टू को, ठीक है। ये दोनों ही सही हैं, दोनों की फॉर्म सही है, लेकिन ये है पार्टिसिपल और इसकी हमें ज़रूरत, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, सही होने के बावजूद ये पार्टिसिपल नहीं है ना। आगे बढ़ो। तो कह रहे अवॉइड बाय करते हुए या अडेयर टू करते हुए 50% की लिमिट को, अब हुआ क्या, द SC हैज़ अपहेल्ड, स्ट्राइक डाउन, स्ट्रक डाउन या सेटेड असाइड। तो SC ने इन चारों में से एक काम को किया है, और किसको, उस रिजर्वेशन को जो दिया गया मराठा कम्युनिटी को एजुकेशन में और जॉब्स में मराठा गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो इस लिमिट को फॉलो करते हुए SC ने तो इसको क्वैश किया है, कैंसिल किया है इस रिजर्वेशन को। अपहेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना। हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से गलत है। SC ने तो स्ट्राइक डाउन किया है ना। अब देखो स्ट्राइक डाउन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हैज़ के बाद में हमें चाहिए इसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होगी स्ट्रक डाउन या सेटेड असाइड। सेट असाउड भी यही होता है, स्ट्रक डाउन भी यही होता है। अब एक चीज़ का और ध्यान देना, सेट असाउड की थर्ड फॉर्म होती है सेट असाइड ही। सेट 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 कभी भी सेटेड नहीं बनता। ये थर्ड फॉर्म आपको लग रही है देखने में, लेकिन ये है नहीं, थर्ड फॉर्म है सही में ये। तो कैंसिल कर, SC ने स्ट्रक डाउन किया है, कैंसिल किया है। स्ट्राइक डाउन फर्स्ट फॉर्म है, अपहेल्ड मीनिंग गलत है और सेटेड असाइड फॉर्म गलत है ना। C आपका आंसर है। करेक्ट द रूलिंग नॉट ओनली स्ट्रिप्स या स्ट्रिप्स नॉट ओनली द कम्युनिटी ऑफ द प्रेफरेंशियल राइट्स टू द गवर्नमेंट जॉब इन द स्टेट, बट ऑल्सो होल्ड्स फास्ट टू या होल्ड्स ऑफ या होल्ड्स डाउन या होल्ड्स ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉट एक्सीडिंग द रिजर्वेशन बियॉन्ड दैट वट या बाय विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अच्छा सेंटेंस बनाए। कह रहे जो ये रूलिंग है आपको यूज़ करना है नॉट ओनली को, ध्यान देना। बट ऑल्सो के बाद में चारों ही वर्ब्स हैं, तो नॉट ओनली के बाद में भी चारों वर्ब्स होंगी, समझे मेरी बात को। बट ऑल्सो के बाद में वर्ब आ रही है तो नॉट ओनली के बाद में वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आपको नॉट ओनली रखना है पहले और वर्ब रखनी है बाद में, ना कि वर्ब को पहले और नॉट ओनली को बाद में, समझ गए ना। होल्ड ऑन को, बट ऑल्सो को देखते ही आपको समझ में आएगा यहाँ पे पहले नॉट ओनली आएगा, तो A आपका आंसर हो गया। तो कह रहे ये जो रूलिंग है ना केवल स्ट्रिप करती है कम्युनिटी को, देखो स्ट्रिप के बाद में आता है ऑफ, ना केवल इस कम्युनिटी से लेती है उस खास राइट्स को, उस खास हकों को जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्टेट में, बट ऑल्सो साथ ही साथ इन चारों में से एक काम करती है उस प्रिंसिपल के लिए जो है एक्सीड ना करने का रिजर्वेशन को। अब देखो उस प्रिंसिपल को क्या करोगे आप, होल्ड फास्ट टू करोगे, होल्ड ऑफ करोगे, होल्ड डाउन करोगे या होल्ड ऑन टू करोगे। देखिए होल्ड फास्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े रखना, सख्ती से पकड़े रखना। होल्ड ऑन टू का मतलब भी होता है सख्ती से पकड़े रखना। दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। होल्ड डाउन का मतलब होता है कंट्रोल करना, प्रिंसिपल को आप कंट्रोल नहीं करोगे। होल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को डिले करना, पोस्टपोन करना, ये भी आप नहीं करोगे। अब ये दोनों सही हैं, लेकिन ये जो है ना रूलिंग ये है सिंगुलर, आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए सिंगुलर। स्ट्रिप्स लगाए ना ऊपर भी, तो यहाँ पे भी होल्ड ऑन टू लगाओगे, होल्ड फास्ट टू नहीं लगाओगे।
ये सही है लेकिन इसकी फॉर्म गलत है, एस लग जाए तब ये सही हो जाए, एस नहीं है तो गलत है। तो सही आंसर हो गया आपका डी। चलो अब देखो, रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना है उस चीज़ के जिसको स्टैब्लिश किया गया मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट के हिसाब से, है ना। वो चीज़ क्या है, बियॉन्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हमें नहीं पता। इस केस में एंटीसीडेंट हमारे पास है नहीं, अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो आप चुपचाप वट को यहाँ पे चूज़ करें, बाकी सब गलत है ना। तो एक्सीड नहीं करना है उसके पार जिसको हमने मैक्सिमम लिमिट माना है। अब वो क्या है हमें नहीं पता, एंटीसीडेंट गायब, वट आपका आंसर। मेरे ख्याल से आज आपका क्विज़ थोड़ा सा मुश्किल बन गया, 5 में से 2 नंबर आए होंगे। फिर भी बताना कमेंट सेक्शन में कितने नंबर आपको मिले। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और जेन्युइन कमेंट्स को रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। मुलाकात लूँगा शाम को खबरी ऐप पे। अंटिल देन साइनिंग आउट।